किस्सा लगभग 1 साल पुराना है। एलआईसी का आईपीओ आने वाला था और हमारी बिरादरी में, यानी कि जो फाइनेंस के फील्ड में काम करते हैं, उनमें चर्चा थी कि हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए। एटलीस्ट 1-2 लॉट भी अगर आ जाते हैं तो बढ़िया फ़ायदा हो सकता है। उसी दौरान एक अंकल मेरे पास आए जो कि अपनी लेट 60s में होंगे और वो बड़ी जल्दबाजी में थे कि भाई जय जल्दी से मेरा डीमैट अकाउंट खुलवाओ, मुझे एलआईसी के आईपीओ में पैसा लगाना है। मैंने उनसे जानना चाहा कि क्या उन्होंने कभी इन्वेस्ट किया है, तो उन्होंने साफ बता दिया कि मैंने तो आज तक कहीं भी इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन मैं एलआईसी में पैसा लगाना चाहता हूँ क्योंकि एलआईसी है तो भरोसा है, एलआईसी सरकारी कंपनी है, एलआईसी कभी डूब नहीं सकती, वगैरह वगैरह। उन्होंने 50 से रीजन्स गिना दिया और उनसे निपटा तो मेरे एक दोस्त का फ़ोन आ गया कि भाई कि मुझे एलआईसी के आईपीओ में अप्लाई करना है और इसका प्रोसेस मुझे बताओ भाई। तो मैंने भाई करना क्यों चाहते हैं, वो भी वही कारण गिनाने लग गया कि भाई एलआईसी है तो भरोसा है, सरकारी कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी है। फिर मेरे कुछ स्टूडेंट्स के फ़ोन आए कि सर एलआईसी पे एक वीडियो बनाओ, इसमें बहुत सारा पैसा इसमें बन सकता है, और वो भी वही कारण गिनाने लगे। अगले कुछ दिनों तक सिर्फ एलआईसी ही चर्चा में था और लग रहा था कि जैसे हर आदमी एलआईसी खरीद के ही मानेगा। जैसे जैसे हर जगह एलआईसी की खुमारी चढ़ती जा रही थी, तो मेरे जैसे लोग सोच रहे थे कि क्या इसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, या इसे इन लोगों के लिए छोड़ देना चाहिए। तो इस चीज़ को क्लियर किया 1929 में जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ था अमेरिका में। तो उस समय एक जो कैनेडी नाम के एक इन्वेस्टर थे, उन्होंने एक बात कही थी, When the shoe shine boys talk stocks, it was a great sell signal। यानी कि जब जूता पॉलिश करने वाला बच्चा या कोई रेडी वाला या ठेले वाला, टैक्सी वाला, टीचर, स्टूडेंट या आम आदमी जिसे कि स्टॉक्स की समझ नहीं है, अगर वो भी स्टॉक्स की बात करने लगे तो वो समय होता है स्टॉक से बाहर निकलने का, ना कि उसमें एंट्री करने का। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने एलआईसी आईपीओ में पार्टिसिपेट भी किया होगा, बहुत सारे लोगों को अलॉट भी हुआ होगा, और इसका अंजाम क्या हुआ ये भी आपको पता है। फिर भी मैं बाकी लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ। तो एलआईसी का प्राइस बैंड रखा गया था 902 से 949 रुपए, लेकिन जब यह खुला लिस्टिंग हुई 872 रुपए पे, और ये जो डाउन चला गया 7.77%। और आज जो एलआईसी का जो प्राइस है, शेयर प्राइस, वो है 544 रुपया मात्र। यानी कि जो देश का सबसे बड़ा आईपीओ था 21,000 करोड़ का, और वो अपने लिस्टिंग प्राइस से 40% नीचे चल रहा है। ये सिर्फ एलआईसी के साथ हुआ ऐसा नहीं है, पेटीएम की भी बड़ी हाइप थी। पेटीएम दूसरा सबसे बड़ा आईपीओ था 18,300 करोड़ का। इसका जो इश्यू प्राइस था वो रखा गया था 2080 से 2150। जो लिस्टिंग हुई वही नीचे हो गई 1950। शाम को जो क्लोजिंग प्राइस निकला वो निकला 1560। यानी कि पहले दिन ही इन्वेस्टर्स को 27% से अधिक का नुकसान हो गया। और आज इसका जो प्राइस है, शेयर प्राइस, वो है 645 रुपया। यानी कि लगभग 70% इन्वेस्टर का पैसा वो जो है साफ हो चुका है। अब बात कर लेते हैं आर पावर, यानी कि रिलायंस पावर। इसको समझे बगैर आप आईपीओ में होने वाले घोटालों को नहीं समझ पाएंगे, और जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसकी लिस्टिंग हुई थी 11 फरवरी 2008 को। अनिल अंबानी इसके चेयरमैन थे। इश्यू प्राइस रखा गया 405 से लेके 450 तक। लिस्टिंग वही 530, यानी कि कुछ ही मिनटों में 17.5% का फायदा इन्वेस्टर्स को हो गया। लेकिन शाम होते होते ये 17.5% डाउन हो गया और इसका प्राइस हो गया 372 रुपया। और आज जो स्थिति यह है कि आर पावर का जो शेयर प्राइस है वो है 12 रुपया 55 पैसा। यानी कि ये तो लगभग अपना 95% से लेकर 97% तक ही आपका पैसा डुबा चुका है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उस दौरान हम भी बाजार को समझने की कोशिश कर रहे थे, और उस समय जिनको आर पावर के शेयर अलॉट नहीं हुए, वो लोग अपने आप को बड़ा ही अनलक्की महसूस कर रहे थे कि यार कि हम तो एक मौका चूक गए, और बड़ी भगदड़ थी इसको खरीदने के लिए। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता दूं मैं कि जब आर पावर की लिस्टिंग हो रही थी उस समय तक रिलायंस पावर का एक भी पावर प्लांट काम नहीं कर रहा था। फिर भी लोगों में सिर्फ रिलायंस और अंबानी परिवार की वजह से इतनी आस्था थी कि लोग उसमें पैसा लगाए जा रहे थे, और आज अंजाम आपके सामने है। लगभग 2 साल पहले जोमेटो की लिस्टिंग हुई थी। जोमेटो का जो इश्यू प्राइस था वो था 72 से 76 रुपए, लेकिन इसने पहले ही दिन लिस्टिंग गेन दे दिया और इसका प्राइस चढ़ गया 116 रुपया। यानी कि 52% का लिस्टिंग गेन इन्वेस्टर्स को हो गया था। लेकिन आज अगर हम इसको देखें तो इसका जो शेयर प्राइस आज हो चुका है 60 रुपया 45 पैसा। यानी कि ये भी लगभग 55% तक आपके इन्वेस्टमेंट को साफ कर चुका है। अब आप बोलोगे यार सिर्फ उन्हीं कंपनी के बारे में बता रहे हो कि जिन्होंने पैसा डुबाया है, क्या कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने पैसा बनाया? तो पास में तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनके बारे में मैं डेडिकेटेड वीडियो बना भी चुका हूं। जैसे विप्रो है, तो विप्रो में अगर किसी ने उस वक्त 1000 रुपया लगाया होता तो इस समय लगभग 70 करोड़ रुपया हो गया होता। ऐसे इन्फोसिस है, टीसीएस है, आइशर मोटर है, एमआरएफ है। तो इनके तो एग्जाम्पल्स आपने सुने होंगे और पूरा यूट्यूब इनसे भरा पड़ा है। लेकिन रिसेंट ईयर्स में जिनकी की बात आप जानना चाहते हैं तो उनमें भी जैसे आईआरसीटीसी है, हैप्पीएस्ट माइंड है, पॉलिसी बाजार या पीवी फिनटेक नाम से जिसका आईपीओ आया था, कैम्स है, ये सारे आईपीओ पिछले 2-2.5 साल के अंदर ही आए हैं। इनके बारे में आपको
पता भी होगा। लेकिन इनमें आईआरसीटीसी का एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आईआरसीटीसी यानी कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, इसकी इश्यू डेट थी 30 सितंबर 2019। इश्यू प्राइस बैंड था 315 से 320। इसकी लिस्टिंग हुई 670 रुपए पे, यानी कि 109% लोगों ने सिर्फ 10 मिनट के अंदर बना लिए। और जब क्लोजिंग हुई तब तक इसका प्राइस हो चुका था 688 रुपए, यानी कि शाम तक लोगों ने अपना पैसा 115% बढ़ा लिया था। और मजे की बात, अक्टूबर 2020 तक इसका प्राइस पहुंच चुका था 4024 रुपए, यानी कि लोग अपने पैसे को 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ा चुके थे इसमें। और आज भी आईआरसीटीसी का प्राइस इसके 5 हिस्सों में स्प्लिट होने के बावजूद 606 रुपया है। अब आप में से बहुत सारे दोस्त कहेंगे कि यार हमें आईआरसीटीसी के बारे में क्यों नहीं पता चला, हम भी अपना माल 10 गुना कर देते। तो जनाब, इसका कारण है हाइप। जब मीडिया में किसी चीज की बहुत ज्यादा चर्चा होने लगती है तो हम उसकी तरफ भागते हैं, न कि उसकी तरफ जिसका कि रियल कोई बिजनेस है। आईआरसीटीसी एक मोनोपोली स्टॉक है, एक सरकारी कंपनी है। रेलवे की कैटरिंग, टूरिज्म एंड टिकटिंग में इसकी 100% भागीदारी है। इसका कोई कंपटीटर नहीं है। तो जाहिर है कि यहां पे पैसा लगाना सेफ था। और इसके बारे में जानकारी सिर्फ उन्हीं लोगों को थी जो कि बिजनेस मॉडल को अच्छी तरह से समझते हैं, फाइनेंशियल्स को स्टडी करना जानते हैं। लेकिन इसके उलट एलआईसी की हाइप बहुत ज्यादा थी, हर कोई एलआईसी के पीछे भाग रहा था। मैं यहां यह नहीं कह रहा कि एलआईसी का शेयर प्राइस इतना गिरा तो इस वजह से बुरी कंपनी है। दरअसल एलआईसी आईपीओ के फ्लॉप होने और उसके शेयर के लगातार नीचे गिरने के बहुत सारे तत्कालीन कारण थे, जैसे कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस, इंटरनेशनल रेट हाइक्स, वोलेटिलिटी इन मार्केट, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। जो एंकर इन्वेस्टर्स थे वो भी अपना पैसा निकालने की फिराक में थे। इसके अलावा एलआईसी का मैनेजमेंट अपने विजन और ऑब्जेक्टिव्स को अपने इन्वेस्टर्स तक कन्वे करने में नाकामयाब रहा। अक्सर पीएसयूज में मैनेजमेंट अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर पाता, उन पे सरकार का कई बार दबाव रहता है, वो खुल के कुछ निर्णय ले नहीं पाते। इसके अलावा एलआईसी आईपीओ का 21,000 करोड़ यानी कि बहुत बड़ा साइज होना, तो इसकी वजह से भी लिक्विडिटी की समस्या आती है। एलआईसी के सामने भविष्य में भी कुछ चुनौतियां हैं, जैसे कि 25 से ऊपर इंश्योरेंस कंपनीज इस समय मैदान में है। लेकिन आज जबकि एलआईसी का शेयर प्राइस 40% गिरकर 540 तक आ चुका है, तो ये समझिए कि मार्केट लगभग इन सभी कारणों को प्राइसिंग कर चुका है। और आज अगर आप एलआईसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा मौका है। वीडियो के बीच में मैंने कुछ और आईपीओ के नाम लिए थे, जैसे कि हैप्पीएस्ट माइंड, पीवी फिनटेक यानी कि पॉलिसी बाजार, कैम्स, एथर इंडस्ट्रीज और एसबीआई कार्ड। ये कुछ ऐसे आईपीओ थे, इनमें से कुछ को भले ही लिस्टिंग गेन ना हुआ हो, लेकिन इनके फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और ये मोनोपोली या डिओपोली में आते हैं। इस समय ये अपनी फेयर वैल्यू के करीब हैं और इस समय इन्वेस्ट करने का अच्छा मौका है, बशर्ते आपका होराइजन 5-6 साल का कम से कम हो। अब जैसे रिसेंटली मैनकाइंड फार्मा का आईपीओ आया है, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल दोस्तों ने मुझसे पूछे हैं। तो इसको जानने के लिए अब तक का जो वीडियो आपने देखा है उसमें से बहुत सारे सवालों के जवाब वहीं आपको मिल जाएंगे। फिर भी अगर मैं इसको समराइज करूं तो एक तो सबसे पहले आपको देखना है कि इस समय ग्लोबल सिनेरियो क्या है। कोई वार या पेंडेमिक की स्थिति तो नहीं है। उस पर्टिकुलर सेक्टर में फ्यूचर में क्या डिमांड आने वाली है या उसका क्या फ्यूचर है। कंपनी का मैनेजमेंट और उसके फाइनेंशियल्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं और उसमें कौन प्रमोटर्स हैं ये भी मायने रखता है। वो किस ग्रुप या कॉन्ग्लोमरेट को बिलोंग करता है ये भी बड़ा मायने रखता है। मसलन कि अगर टाटा ग्रुप से अगर कोई आईपीओ निकलता है तो जाहिर है कि इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी है आपको खुद को समझना, आपको खुद के फाइनेंशियल्स को समझना, आपकी रिस्क प्रोफाइल को समझना। और एक सवाल तो आईपीओ में पैसा लगाने से पहले खुद से जरूर कीजिए कि आखिर आप 15,000 रुपए में अगर आपको 2-3 हजार का लिस्टिंग गेन हो भी गया तो इससे क्या आपका घर चल जाएगा? आप कितना कमा लोगे? उससे बेहतर है कि किसी अच्छे बिजनेस में पैसा लगाएं, अच्छी कंपनी में पैसा लगाएं जिसका कि विजन हो और जो कि फ्यूचर में मल्टीबैगर साबित हो, जैसा एमआरएफ, टीसीएस, इन्फोसिस वगैरह। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।